सो वेलकम एवरीवन। आज हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के मॉड्यूल के सब मॉड्यूल सॉइल इरोजन के लेक्चर नंबर 18 में। और आज अपना टॉपिक है सॉइल इरोजन का पार्ट 2। ठीक है, तो आज अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ द वाटर इरोजन। इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता दिया वाटर इरोजन विंड इरोजन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द विंड इरोजन के बारे में देखेंगे अपन। स्प्लैश इरोजन, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनफॉल, देन अपन देखेंगे शीट इरोजन के बारे में, देन इंटर रेल इरोजन एंड रेल इरोजन। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक स्लाइड में अपन डिस्कशन करते हैं। तो मेनली जो वाटर इरोजन होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है रेन ड्रॉप इरोजन, दूसरा शीट इरोजन, तीसरा होता है रिल इरोजन और चौथा होता है गली इरोजन। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला रेन ड्रॉप इरोजन, जिसको अपन स्प्लैश इरोजन भी बोलते हैं। तो रेन ड्रॉप इरोजन क्यों होता है कि जब भी आप ये समझ लिए कि ये अपने पास ग्राउंड सरफेस है और ये रेनफॉल हो रही है। ठीक है, यहाँ से रेनफॉल हो रही है, तो जब भी ये रेन ड्रॉप्स पार्टिकल्स हैं ये जब लैंड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, रेनड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, इनकी हाई वेलोसिटी से आते हैं ये, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है कि जब भी ये सरफेस पे टकराते हैं तो इस टाइप की स्प्लैशिंग होती है। ठीक है, स्प्लैशिंग होती है और यहाँ पर एक क्रेटर बनता है। ठीक है, तो ये क्रेटर क्या करता है कि जितने भी पार्ट में क्रेटर बनता है उतने पार्ट के जो सॉइल है उसको ये मूव कर देता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ठीक है, पहले उसको डिटैच करता है और उसको मूव कर देता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, तो ये फिनोमिना होता है स्प्लैश इरोजन में। ठीक है, तो रेनड्रॉप पार्टिकल स्ट्राइक विद द सरफेस एंड फॉर्म द क्रेटर। ठीक है, ये क्रेटर बनाता है विच ड्राइव द पार्टिकल्स टू डिटैच एंड मूव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो मेन कॉज क्या है इसका, क्रेटर बनना। स्प्लैश इरोजन का मेन कॉज है क्रेटर बनना। और क्रेटर किस लिए बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनड्रॉप। ठीक है, तो हर एक इरोजन की एक ना कॉस्टिक फैक्टर होता है जिस कारण से वो होता है। ठीक है, तो रेनड्रॉप इरोजन का कॉस्टिक फैक्टर क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनड्रॉप्स। ओके, तो जो टोटल सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनिशियली जब रेनफॉल होती है तो जो सॉइल होती है उसमें कुछ सॉइल पार्टिकल डिटैच हो जाते हैं, तो उनका अरेंजमेंट जो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सॉइल पार्टिकल क्या करते हैं कि सरफेस में जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको जो है वो क्लॉग कर देते हैं। क्लॉग करने के कारण क्या होता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है या इन्फिल्ट्रेशन है वो कम होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर या अपन बोल सकते हैं रन ऑफ ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्लॉगिंग के कारण क्या होता है कि वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और जो बचे हुए पार्टिकल्स क्या होते हैं ये एक्यूमुलेटेड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये पूरा फिनोमिना है रेन ड्रॉप इरोजन का। तो मेन कॉस्टिक फैक्टर क्या हो गया इसका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ओके, तो इनका जो मूवमेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स का अप टू द हाइट ऑफ द 50 टू 75 सेंटीमीटर होता है, मतलब 2 से लेकर 2.5 फीट तक, और डिस्टेंस अप टू 5 फीट। ठीक है, तो ये इनका मूवमेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स का ड्यू टू द स्प्लैशिंग। हालांकि डिपेंड करता है स्लोप पे, जैसे आप देख सकते हैं कि जो फ्लैट स्लोप है उसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जो ट्रैवल कर रहा है सॉइल पार्टिकल्स वो कम कर रहा है एज कम्पेयर टू द स्लोपी साइड। स्लोपी में आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है वो ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर एक साइड में। ओके, और फ्लो ऑफ द वाटर भी ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा होगा, तो ये डिपेंड करता है उसकी स्लोप पे भी। ठीक है, बट मेन जो फैक्टर है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ओके, इसको अपन स्प्लैश इरोजन ही बोलते हैं क्योंकि इसमें एक स्प्लैश फिनोमिना हो रहा है, उस कारण से इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो स्प्लैश इरोजन इज मैक्सिमम एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द रेनफॉल। क्यों होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इनिशियली जब रेनफॉल आने वाली रहती है तो उसकी सॉइल कंडीशन जो होती है वो लूज होती है। ठीक है, तो सॉइल अरेंजमेंट जो होता है वो लूज होता है, उस कारण से क्या होता है कि जो स्प्लैशिंग होती है इनिशियल स्टेजेस में ज्यादा होती है। जैसे जैसे इन्फिल्ट्रेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे सॉइल सेचुरेट हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, ये स्प्लैशिंग वाला फिनोमिना है। तो सॉइल सरफेस के ऊपर क्या होता है कि सरफेस के ऊपर अगर रन ऑफ होगा, ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेशन होगी वो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी इस रन ऑफ की सरफेस को, ना कि ये वाली सरफेस को। ठीक है, तो ये सरफेस सेचुरेट हो जाती है, कॉम्पैक्ट भी हो जाती है और कॉन्टेक्ट भी खत्म हो जाता है। इस कारण से जो स्प्लैशिंग वाला फिनोमिना है वो कुछ समय बाद रेनफॉल के इनिशियल स्टेज में होता है और कुछ समय बाद वो फिनोमेना अपन को देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो स्प्लैश इरोजन इज मैक्सिमम एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द रेनफॉल। ओके, देन अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो मेन कॉस्टिक फैक्टर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द की फैक्टर फॉर डिटैचमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल इन स्प्लैश इरोजन। ओके, हाउ टू फाइंड आउट दिस काइनेटिक एनर्जी, तो विशमेयर इन स्मिथ ने 1958 में सजेस्ट किए थे और वेरियस स्टडीज से उन्होंने एक फॉर्मूला कंप्यूट किए थे फॉर कंप्यूटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनफॉल। और उनने बोले थे कि ये काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ द रेनफॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल के एज वेल एज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, और उन्होंने ये फॉर्मूला प्रपोज किए थे E k इक्वल टू 210.3 प्लस log 10 I, where the I is the intensity of the rainfall, और EK and also EK is equal to, that is the kinetic energy is equal to half IV square, where I is the intensity of the rainfall or V is the terminal velocity of the rainfall before the impact, okay, in meter per second.
ओके, इसका अपन डिटेल कैलकुलेशन आगे यूएसएलई में देखेंगे कि इंटेंसिटी को भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी भी अपन ऐसा नहीं है कि एवरेज इंटेंसिटी या कोई कांस्टेंट इंटेंसिटी अपन लेते हैं, तो इसके लिए भी कुछ नॉर्म्स हैं जो जिस पोर्शन जिस ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल के अपन को इंटेंसिटी कंसीडर करना है और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है रेनफॉल की। टर्मिनल वेलोसिटी का आपको पहले भी फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है वो फ्लूइड में जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है उसमें दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। कोई फ्लूइड में करता है तो उसमें एक ड्रैग फोर्सेस लगता है जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस, और एक होता है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, किसी भी फ्लूइड में अगर कोई फॉल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि पहले इनिशियली उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल पुल वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्रैग फोर्सेस। बट कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल और ड्रैग फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। वैसे ही फिनोमिना रेन ड्रॉप्स के साथ होता है कि मान लीजिए रेन ड्रॉप्स है और यहाँ पर एयर जो है वो एज अ फ्लूइड काम कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ये रेन ड्रॉप्स क्या है कि इनिशियल इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती, बट आफ्टर सम टाइम्स इनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी। तो इनिशियली क्या है कि एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी दोनों का फोर्स इसमें लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ग्रेविटी है और एयर रेजिस्टेंस के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तब इसमें ग्राफ में देख सकते हैं आप कि विद टाइम द वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती है देन ये कांस्टेंट हो जाती है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है एंड वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इसके किस किस पे डिपेंड करता है अपन देख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ड्रॉप साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा ड्रॉप साइज होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करेगा, उतना ही ज्यादा उसमें ड्रैग फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा उसमें ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। ठीक है, और अपन ये रिलेशनशिप देखते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेन ड्रॉप साइज के अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, सम एक्सटेंट तक जो है वो इंक्रीज होती है टर्मिनल वेलोसिटी विद इंक्रीज इन ड्रॉप साइड, और कुछ साइजेस के बाद में जो इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम से पूछते हैं एमसीक्यूज में। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, सो अपन ने देखे थे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई वी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप की। ठीक है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को, इसका फॉर्मूला है vt टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4gt अपॉन 3cd रो w अपॉन रो a माइनस 1। ठीक है, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, d इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, cd जो है वो कोफिशिएंट ड्रैग है, रो w रो है डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन टर्मिनल वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट काइनेटिक एनर्जी को कंप्यूट करने का। देन अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जिसको बोलते हैं अपन शीट इरोजन। ओके, तो होता क्या है कि कोई भी लैंड सरफेस है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर रेनफॉल हुई तो कुछ पार्टिकल जो है स्प्लैश कर गए। ठीक है, स्प्लैशिंग के कारण मैंने आपको बताया था कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो क्लॉक कर देते हैं सरफेस को क्लॉक करते हैं तो यहाँ क्या है वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, एक्यूमुलेट हो, और अगर उनको एक यूनिफॉर्म स्लोप मिलता है तो ये चेंज जाता है ओवरलैंड फ्लो में। ठीक है, तो ओवरलैंड फ्लो में चेंज हुआ तो ओवरलैंड फ्लो के कारण इस टाइप की कंडीशन आती है कि एक रिमूवल ऑफ द यूनिफॉर्म लेयर ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द शीट। ठीक है, तो ओवरलैंड फ्लो जब होता है तो होता क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म जो थिन शीट की फॉर्म में एक सॉइल की सरफेस होती है वो ओवरलैंड फ्लो है जो वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो जो पार्टिकल डिटैचेस इन स्प्लैश इरोजन इज ट्रांसमिटेड इन शीट इरोजन। ठीक है, तो जो पार्टिकल डिटैच हुए थे सॉइल इरोजन में स्प्लैश इरोजन में वो ओवरलैंड फ्लो में क्या है फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो ये अपन ने स्प्लैश इरोजन में फॉर्मूला देखे थे, ये फिनोमेना देखे थे। तो दो स्टेज में होता है, सबसे पहले द सॉइल पार्टिकल डिटैचेस ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ द रेनफॉल, ये भी अपने देखे, एंड ड्यू टू द क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लो ऑकर्स व्हिच लीड्स टू जनरेट द ओवरलैंड फ्लो। तो मेन इसमें क्या है कि सबसे पहले सॉइल पार्टिकल इसमें क्लॉक कर दिए पोर्स को, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया। इस कारण से क्या है कि वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर वहां पर अगर यूनिफॉर्म स्लोप अपन को मिल जाता है टोपोग्राफी जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्लोप है, तो ऐसे केसेस में क्या है कि जनरेट करता है ओवरलैंड फ्लो को, और ओवरलैंड फ्लो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेज होती है इसका ट्रांसपोर्टेशन, इस ओवरलैंड फ्लो एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। तो इसमें मेन कॉस्टिक फैक्टर क्या हो गया, वो हो गया ओवरलैंड फ्लो।
उसमें था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनड्रॉप जो पार्टिकल को डिटैच करती है, और इसमें क्या है शीट इरोजन में द ओवरलैंड फ्लो, जनरेशन ऑफ द ओवरलैंड फ्लो इज द मेन कॉस्टिक फैक्टर ऑफ द शीट इरोजन। ठीक है, अब किस किस पे डिपेंड करता है ये शीट इरोजन होता है, मेनली डिपेंड करता है स्लोप और स्लोप लेंथ पे। ओके, शीट इरोजन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो है टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है, जैसे सैंडी सॉइल में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल होती है वो लूज होती है। ठीक है, लूज होती है इस कारण से उसमें जो थिन लेयर रिमूवल है वो इजीली हो सकता है एज कम्पेयर टू द क्ले सॉइल, क्योंकि उसमें टाइटनिंग होती है, कॉम्पैक्टनेस होती है। ओके, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्टीपनेस होगा उतना ही ज्यादा उसकी फ्लोइंग वेलोसिटी होगी ओवरलैंड फ्लो की, तो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा कि उसकी फ्लोइंग वेलोसिटी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने की, तो उतना ही ज्यादा इसका शीट इरोजन होगा। लेंथ ऑफ द स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों? बिकॉज द ग्रेटर लेंथ इंक्रीज द सरफेस रेजिस्टेंस विच एनहांस द सॉइल डिपोजिशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अगर अपने पास जो स्लोप है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है बट वो इरोसिव नहीं है, ठीक है, एक कॉमन स्लोप है अपने पास, अगर फ्लोइंग वाटर है और उसका लेंथ ऑफ द स्लोप ज्यादा है, तो क्या होता है उसमें सरफेस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि सरफेस रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो उसकी फ्लो वेलोसिटी वो रिड्यूस होती जाती है। अगर स्लोप इसका कम है, तो स्लोप ज्यादा है तो शीट इरोजन ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा। अगर स्लोप कम है और लेंथ ऑफ द स्लोप ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे रेजिस्टेंट फोर्सेस के कारण क्या होता है उसकी वेलोसिटी लूज हो जाएगी, जो उसको लीड करेगी फ्लो सॉइल पार्टिकल की डिपोजिशन के लिए। तो ज्यादा डिपोजिशन होगा तो सॉइल इरोजन जो है वो लेस होगा। ओके, अच्छा, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी शीट इरोजन के लिए? द सैलो सॉइल लेयर ओवरलेन बाय अ डेंस लो परमेबिलिटी सॉइल। मान लीजिए कोई भी लो परमेबिलिटी सॉइल है, मान लीजिए यहाँ क्ले सॉइल है, ठीक है, स्टिफ क्ले है ये, स्टिफ क्ले या डेंस क्ले, ठीक है, और इसके बीच में ऊपर कोई आप मान सकते हैं लोम सॉइल है, लोम सॉइल है, शैलो डेप्थ की, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर डेप्थ की एक सॉइल लेयर है। ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों की परमेबिलिटी डिफरेंट है, इस कारण से जो दोनों का ज्वाइन है यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत लूज होगा। तो ये जो सॉइल आराम से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टिफ क्ले है नीचे और ऊपर, ये एक्चुअली क्या है कि जब एग्रीकल्चर लैंड में अपन देखते हैं कि टिलेज होते हैं, ठीक है, तो जब अपन यूजुअली प्राइमरी टिलेज होते हैं 2-3 साल पे करते हैं, सेकेंडरी टिलेज वो फ्रिक्वेंटली अपन यूज करते हैं। तो टिलेज ऑपरेशंस क्या होते हैं 10, 20 एंड 30 सेंटीमीटर तक जो है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, उससे नीचे नहीं हो पाते। ऐसे केसेस में क्या होता है जो ऊपर वाली सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूट्रिएंट है, वो पोरस है, ठीक है, तो उसकी परमेबिलिटी अलग होती है, बट नीचे वाली सॉइल है वो थोड़ी कॉम्पैक्टेड होती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ना एक जो दो दो नेचर की सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ऊपर वाली जो सरफेस है जो पोरस है ये इजीली डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है शीट इरोजन के लिए। दूसरा है स्मूथ टिल्ट सॉइल लेयर विद द यूनिफॉर्म स्लोप। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, जैसे अपन ने यहाँ देखे थे, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एक यूनिफॉर्म स्लोप रहे, ठीक है, और उसमें जो टिलेज है, ठीक है, कोई टिलेज ऑपरेशन किया गया हो तो टिलेज ऑपरेशन से क्या है ये सॉइल लूज हो जाएगी, और एक यूनिफॉर्म स्लोप है, अगर इसका टिलेज ऑपरेशन भी इन द डायरेक्शन ऑफ द अगर स्लोप रहे तो वो तो बेस्ट होता है शीट इरोजन के लिए। ओके, तो अगर फ्लो मूवमेंट भी इस साइड है और टिलेज ऑपरेशन भी इस साइड हुआ है, तो ये एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ शीट को इजीली डिस्प्लेस कर लेता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है वो बहुत फेवरेबल होती है, और इस टाइप की कंडीशन जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत कॉमन होती है। ठीक है, कभी कभी फॉल्टी टिलेज ऑपरेशंस भी अपन करते हैं इन द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म स्लोप अगर उसको मिल जाता है तो जो शीट इरोजन है वो वहां पर बहुत फेवरेबल होता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत कॉमन होता है। ओके, शीट इरोजन, तो इन एग्रीकल्चर लैंड द शीट इरोजन इज वेरी डोमिनेंट। यहाँ पर ओवरलैंड फ्लो भी हो रहा है, आपको पता, ओवरलैंड आपको पहले मैंने बताया था कि जो चैनल फ्लो होता है वो स्ट्रीम्स में होता है। ठीक है, और अगर अपने को यूनिफॉर्म स्लोप मिलता है, ठीक है, और रिल्स में जाने से पहले वाटर जो है वो ओवरलैंड फ्लो के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या फिनोमेना देखने को पड़ता है कि उसमें रन ऑफ नहीं होता, बड़े बड़े चैनल्स नहीं होते, उसमें छोटे छोटे जो ओवरलैंड फ्लोज होते हैं। ठीक है, तो ओवरलैंड फ्लो के डोमिनेशन के कारण जो एग्रीकल्चर लैंड में शीट इरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, sheet erosion also reduces the soil productivity because it removes the top surface of the soil, which nutrients, organic matter, and seeds, ठीक, etc. Sheet erosion is very dangerous for the farmers and it is known as the enemy of the farmers. तो होता क्या है कि sheet erosion से क्या होता है कि ये जो टॉप लेयर है ये रिमूव हो जाती है, ये आप देख सकते हैं टॉप लेयर रिमूव हो रही है। तो इन टॉप लेयर में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें मेन न्यूट्रिएंट्स है ये टॉप लेयर में होती है, और इसको अगर इसी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एक तो सॉइल का मूवमेंट भी हो गया, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर्स थे, वो भी वहां से डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, तो ये
डायरेक्टली अटैक करता है सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करता है, इसलिए इसमें प्रोडक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एनिमी ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। तो जो शीट इरोजन होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत वनरेबल होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड में बहुत डोमिनेंट होता है और वो प्रोडक्टिविटी भी बहुत लॉस करता है, क्योंकि बहुत लार्जर सरफेस की जो अपने पास सरफेस है सॉइल की। रिल में क्या होता है कि लिमिटेड अपने पास जो है लैंड सरफेस होता है, उसमें ही जो है सॉइल जो है मूव करती है, बट इसमें क्या है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एरिया, डेप्थ कम होती है बट जो कंट्रीब्यूशन होता है सरफेस एरिया का वो बहुत ज्यादा होता है, और ये मेन जो टॉप लेयर की सॉइल है जो न्यूट्रिएंट रिच होती है सॉइल, उसको ही मूव करता है, ओके, तो इसलिए इसको एनिमी ऑफ द फार्मर्स बोलते हैं। इसको इनिशियल स्टेज ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन ही बोलते हैं। स्प्लैश इरोजन मैंने आपको देखा था, स्प्लैश इरोजन जो मेन कॉस्टिक फैक्टर होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, हालांकि वो एक्यूमुलेट करता है उसके क्लॉगिंग कारण वो सब, लेकिन जब तक ये वो एक्यूमुलेशन होता है देन शीट इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो शीट इरोजन क्या होता है, एग्जैक्टली जो इनिशियल स्टेज ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन, दैट इज द इरोजन की, ठीक है, तो मेन ट्रांसपोर्टेशन जो इससे स्टार्ट होता है, ओके। जो करंट रेट चल रहा है शीट इरोजन का वो है 15 से 30 टन पर ईयर पर हेक्टेयर, या डेप्थ में देखें तो 1 से 2 mm डेप्थ ऑफ द सॉइल में, ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा। यूजुअली जो इरोजन के जो रेट होता है उसको इस अपन टर्म में बताते हैं मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, ठीक है, तो इसमें जो रेट है अपने पास 15 से 30 टन पर ईयर पर हेक्टेयर है, ये एक एवरेज रेट है पूरे इंडिया का, या अपन डेप्थ में देखें तो 1 से 2 mm ऑफ द डेप्थ ऑफ द सॉइल का, ठीक है, एवरेज है। तो शीट इरोजन के बाद में बात अपन करते हैं इंटर इरोजन के बारे में, ओके। इंटर इरोजन क्या है, या इंटर फ्लोज की बात करते हैं अगर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का फिनोमेना है। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये दो रिल्स बनती हैं, ठीक है, इन रिल्स के बीच में क्या होता है कि ये जो सॉइल होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है, और कभी कभी होता क्या है कि एक स्लोप के कारण क्या होता है, एक्यूमुलेशन के कारण यहाँ जो है वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर डिप्रेशन में आने के कारण यहाँ वाटर फ्लो करता है, इस फ्लो को अपन बोलते हैं इंटर रिल फ्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द ओवरलैंड फ्लोज विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टू रिल्स, ठीक है, तो ये क्या होता है कि दो रिल्स के बीच में जो फ्लो होता है अपन उसको बोलते हैं इंटरलैंड फ्लो, और ये बेसिकली होता है ओवरलैंड फ्लो, ठीक है। तो इस फ्लो के कारण भी क्या होता है कि कभी कभी जो है वो मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द शीट, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर रिल इरोजन, ठीक है, ये शीट फ्लो के कारण होता है शीट इरोजन ये बट ये अगर दो रिल्स के बीच में होता है इस टाइप से तो इसको बोलते हैं अपन इंटर इरोजन, ठीक है। तो अपन आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत कॉमन है कि इस टाइप की अगर रोज बनती है, ठीक है, इस टाइप की अगर ये फरोज बनाए हैं टिलेज ऑपरेशन टिलेज मशीनरी से, तो इनके बीच की ये सॉइल है ये अनस्टेबल रहती है, ठीक है, और जो वाटर का मूवमेंट है वो इन दोनों के रिल्स के बीच में से होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये वैसे तो फरोज है, बट अगर टिलेज ऑपरेशंस के बाद में इसको देखें तो इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिल्स हैं, ठीक है, तो ये रिल्स में क्या होता है कि सोइंग होती है और ये बीच का जो पार्ट होता है इसमें फ्लो होने लगता है, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरफ्लो, और इरोजन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ द शीट उसको बोलते हैं इंटर इरोजन, ठीक है। हालांकि नॉन अरेबल लैंड में भी ये देखने को मिल सकता है कि ये जैसे अपन मान सकते हैं कि ये रेल इरोजन हो रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में जो हो रहा है ये हो रहा है अपने पास इंटर रेल इरोजन फ्लो, सॉरी इंटर रेल फ्लो, और जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं इंटर रेल इरोजन, ठीक है, तो ये जो सॉइल होती है यहाँ बीच की सॉइल जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, और लैंड स्लोप के कारण जो है ये जो सॉइल है इसका मूवमेंट हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं इंटर रेल इरोजन, ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड रेल इरोजन की, ठीक है। तो होता क्या है अगर किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड, द एग्रीकल्चरल लैंड विच हैव द इरेगुलरिटीज इन द surface and due to the tillage operations in these surfaces makes the tracks and during the rainfall water flows in these micro channels like tracks, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर ये मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर उसमें एक यूनिफॉर्म स्लोप रहे, तो अपन ने देखे थे कि अगर यूनिफॉर्म स्लोप रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो तो वहां पर शीट फ्लो होता है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो अपन ने केस देखे थे कि जो सरफेस जब जो है वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, स्मूथनेस रहे उसमें, बट होता है क्या कभी कभी कि बहुत अनड्यूलेटिंग सर्फेसेस होती हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, कुछ कुछ एग्रीकल्चर में बहुत अनड्यूलेटिंग सर्फेसेस होती है, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, तो इरेगुलरिटीज के कारण क्या होता है कि इस टाइप्स के रिल्स बन जाते हैं, ठीक है, इन इरेगुलरिटीज के बीच में होता क्या है कि ये जो एक्यूमुलेशन हो लगता है फ्लो का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवरलैंड फ्लो की तुलना में ज्यादा वेलोसिटी होती है, इसलिए इनकी डेप्थ जो है वो ज्यादा होती है, और ये एक ट्रैक्स टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं माइक्रो चैनल्स, ठीक है, तो ये माइक्रो चैनल्स होते हैं और ये इस टाइप से रेल इरोजन जो होता है, ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ शीट इरोजन से जो है वो फ्लो एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर सेंटर में,
ठीक है, और यह एक माइक्रो चैनल टाइप का जो है वो यहाँ पर फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अपन बोलते हैं रेल इरोजन। ठीक है, तो ये होता क्यों है? ड्यू टू द सरफेस की इरेगुलरिटीज के कारण। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी इरेगुलरिटीज या अनडुलेटिंग सरफेसेस होती हैं और अगर अपन टिलेज ऑपरेशन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द लैंड स्लोप, ठीक है, उस इरेगुलरिटी के जो स्लोप है उसकी डायरेक्शन में टिलेज होता है, तो वो क्या है कि फ्लो एक्यूमुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है वाटर। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करके क्या एक चैनल जैसा बना देता है जिसको बोलते हैं माइक्रो चैनल्स। और वाटर जो है इससे मूव करता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन और डिटैचमेंट करता है सॉइल पार्टिकल्स का, जो अल्टीमेटली इरोड करता है और उसको वो बोलते हैं रेल इरोजन। ठीक है, इसको माइक्रो चैनल इरोजन ही बोलते हैं क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रो चैनल होता है। ओके, तो ये इस टाइप के रेल इरोजन को रेल जो है इजीली रिमूव बाय द सिंपल टिलेज ऑपरेशंस। तो फॉर्मेशंस क्या, अगर इसको आइडेंटिफाई कर ले तो इसको इजीली जो टिलेज ऑपरेशन करके इसको कल्टीवेट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये टेम्पररी होता है। अगर नॉन रेबल लैंड की बात करें तो रेल इरोजन इज बिगिन टू स्टार्ट इन द लोअर मिडिल ऑफ द स्लोप। ठीक है, तो अगर अपन देख रहे हैं कि अगर ये कोई स्लोप है तो इसके सबसे ऊपर होगा स्प्लैश इरोजन, देन धीरे धीरे फ्लो एक्यूमुलेट होगा तो इस पार्ट में होगा शीट इरोजन। ठीक है, तो जो सॉइल पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ द शीट आगे मूव करेंगे। धीरे धीरे क्या है कि ओवरलैंड फ्लो एक दूसरे से ट्रिब्यूटरी बन के ज्वाइन करेगा तो यहाँ पर बनेंगे रेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रेल इरोजन। ठीक है, तो मिडिल या लोअर पार्ट में अपन बोल सकते हैं कि जो है वो रेल इरोजन स्टार्ट हो रहा, देन उनका एनलार्जमेंट होगा तो वो बन जाते हैं गलीज। ठीक है, तो गलीज जो है लास्ट स्टेज होती है। अगर रेल्स को जो है वो इग्नोर करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में तो वो गलीज के फॉर्म हो जाती है। अगर नॉन रेबल लैंड की बात करें तो रिल्स क्या है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द स्लोप होता है उसमें हायर वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर हाई वेलोसिटी से आते हैं तो उनका साइज एनलार्ज होते जाता है और वो अल्टीमेटली गलीज में बन जाता है। ठीक है, detachment and transportation in rail erosion is more than as compared to the sheet erosion due to the greater concentration of the flow। तो होता क्या है कि शीट इरोजन में अपने देखे थे कि प्रोडक्टिविटी लॉस बहुत ज्यादा होता है, पर ओवरऑल सॉइल पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करें एज कंपेयर टू रेल इरोजन कम होता है, क्योंकि शीट इरोजन में क्या होता है कि ओवरलैंड फ्लो डोमिनेंट होता है। ठीक है, और ओवरलैंड फ्लो की वेलोसिटी होती है कम, इसलिए उसमें कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द रेल इरोजन। रेल इरोजन में क्या होता है कि जो फ्लो का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें डिटैचमेंट और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल पार्टिकल ज्यादा होता है, इसलिए जो शीट इरोजन से ज्यादा डिटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल इरोजन में। ठीक है, रेल इरोजन में जो डिटैचमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, और ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिफ्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसमें भी क्लियर देख सकते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं फ्लोइंग वाटर की तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू डिटैचमेंट। ठीक है, तो रेल इरोजन में क्या होता है कि जो फ्लो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली एसोसिएट होती है ट्रांसपोर्टेशन डिटैचमेंट के लिए, बट उनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू द डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये आप फिगर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। Detachment and transportation in rail erosion is due to the flowing of the water as compared to the sheet erosion, where the detachment is due to the raindrop and transportation due to overland flow। ठीक है, तो अपन ने देखे थे कॉस्टिक फैक्टर क्या होते हैं, स्प्लैश इरोजन में होते हैं रेन ड्रॉप स्प्लैशिंग के कारण या रेन ड्रॉप्स के कारण, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप। शीट इरोजन में अपन ने देखे थे जो कॉस्टिक फैक्टर होता है वो ओवरलैंड फ्लो होता है। वहीं अगर रेल इरोजन की बात करें तो इसमें फ्लोइंग जो वाटर होता है, ठीक है, एक वाटर जो कॉन्सेंट्रेट होकर फ्लो होना प्रॉपर चालू हो जाता है एक चैनल्स में, माइक्रो चैनल्स में, तो वो कॉस्टिक फैक्टर होता है रेल इरोजन के। ठीक है, ये रेल के जो साइज होते हैं लगभग 130 सेंटीमीटर डीप, मतलब 1 फीट डीप एंड अप टू 50 सेंटीमीटर वाइड होती है ये। ठीक है, मतलब लगभग 2 फीट इसकी चौड़ाई होती है। अब अपन बात करते हैं क्रिटिकल स्लोप लेंथ की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये कोई स्लोप है जिसमें एक लोअर पार्ट या मिडिल पार्ट में रेल्स बनना स्टार्ट हो रही है, जो डिस्टेंस होता है टॉप से लेकर जहां से रेल स्टार्ट हो रही है इस बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ, स्लोप लेंथ। ठीक है, तो ये सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द स्लोप टू द पॉइंट वेयर द रेल बिगन्स टू फॉर्म। ठीक है, तो जहां से रेल्स बनना चालू हो रही है और वहां से लेकर टॉप ऑफ द स्लोप तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल स्लोप लेंथ। ओके, when these rails are ignored then this rails enlarges the size and leads to form the gullies। ठीक है, अगर रेल्स को अगर एग्रीकल्चर लैंड में फार्मर्स ने कोई टिलेज ऑपरेशन करके डिस्ट्रॉय नहीं किया या नॉन रेबल लैंड में जो है कोई सुइटेबल मेजर्स नहीं लिए गए इनको चेक करने के, तो ये जो रेल्स हैं इनके साइजेस बड़े होते जाते हैं, इनकी डीपनिंग हो जाती है, इनकी चौड़ाई बढ़ते जाती है और मल्टीपल रेल्स जो है वो और कॉन्सेंट्रेट होती है, एक्यूमुलेट होती है और अल्टीमेटली फॉर्म करती है गलीज को।
ठीक है, तो ये एक फिनोमिना है टॉप टू लेके बॉटम का। सबसे ऊपर स्प्लैश इरोजन हो रहा है, स्प्लैश इरोजन होके यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है वाटर का, वाटर एक्यूमुलेट करके क्या है इन द फॉर्म ऑफ द शीट जो है ये शीट इरोजन हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ द शीट से धीरे धीरे वाटर जो है वो फिर कॉन्सेंट्रेट होकर माइक्रो चैनल्स बना रहा है। तो ये माइक्रो चैनल जो है ये रेल इरोजन है, ठीक है, और रेल इरोजन ये कंबाइन होकर गलीज इरोजन बना रहा है, गली फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इनका एनलार्जमेंट हो रहा है, गली हो रहा है। अगर अपन किसी भी स्टेज में अगर इसको चेक कर लें, ठीक है, अगर अपन शीट इरोजन को चेक कर लें तो वो रिल्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे और गलीज फॉर्म नहीं होगी, या अपन शीट इरोजन नहीं चेक कर पा रहे, रेल इरोजन अगर अपन चेक कर लें तो गलीज फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जो गलीज होता है वो लास्ट स्टेज होती है सॉइल इरोजन की, और उनको चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए सुटेबल ये होता है कि अपन जो टॉप टू बॉटम अप्रोच रखते हैं, टॉप से इरोजन को कंट्रोल करना चालू करते हैं। ओके, तो ये है अपना एंड ऑफ द लेक्चर 18। गली इरोजन का पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए उसको मैं सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।